अटल बिहारी वाजपेयी जी, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। और 20 साल गुजरे, 90 का दशक, अब अटल जी स्वीकार थे, अब अडवाणी जी राइट विंग थे। और 20 साल गुजरे, 2010 का दशक, अब अडवाणी जी स्वीकार थे, मोदी जी आपको नजर आते हैं। मगर इस पूरे 100 साल के कार्यक्रम को देखिए तो व्यवस्थाएं क्रमशः उस दिशा में आगे बढ़ रही हैं जिसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं, आप राइट विंग कहते हैं। तो काल चक्र की इस गति को भी आपको समझना चाहिए। अब मैं एक और बात बताना चाहता हूं। मैंने बचपन में पढ़ा था कि जब तिलक जी आए 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में, तो 1907 में नरम दल और गरम दल का सूरत में विभाजन हो गया था और 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में दोनों में समन्वय हुआ, परंतु दोनों के रूप में सहज स्वीकार्य लोकमान्य तिलक थे। और स्थिति यह थी कि लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पे जब उनकी ट्रेन आई तो उनके लिए जो बग्घी लगाई गई थी और यह था कि उस बग्घी में वो जाएंगे सभा स्थल पे, वो मोती नगर में था सभा स्थल, और मुस्लिम लीग ने अपना अधिवेशन रफाए आम क्लब में किया था। परंतु क्या हुआ कि तिलक जी आकर बग्घी की तरफ बढ़े और एक नवयुवक ने जाकर बग्घी से घोड़े को खोला और स्वयं जुट गए। और देखते देखते तमाम नवयुवक आके जुट गए और वो जो पहला नवयुवक जिन्होंने बग्घी खोलकर अपने को घोड़े की जगह लेकर चलना शुरू किया था वो थे शहीद राम प्रसाद बिस्मिल। तो ये इस बात का प्रतीक है कि वो किस प्रकार से इंस्पायर करते थे। अब आजकल भी राम प्रसाद बिस्मिल जी की बातों का बड़ा उल्लेख हो रहा है, कई जगहों पे प्रदर्शनों में बड़े चित्र दिख रहे हैं और बोला जा रहा है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मगर आज जिन मुद्दों को लेकर जिन तरीके से जिस प्रकार के विचार व्यक्त किए जा रहे हैं उसे देखकर तो मुझे लगता है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। और बिस्मिल काश आते आज तुम हिंदुस्तान, देखते तो प्रोटेस्टर सारे क्या टशन और थ्रिल में है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं जो लोग आज उनके बारे में विचार कर रहे हैं उन्होंने उन विचारों को पढ़ा समझा नहीं। अब फिर क्या विचार शुरू हो जाता है, संविधान के अनुसार कार्य होना चाहिए। संविधान ने सबको अधिकार दे रखे हैं, संविधान ने सबको मौलिक अधिकार दे रखे हैं और उन मौलिक अधिकारों के अनुसार सारे कार्य होने चाहिए। अब आजकल जब संविधान के अनुसार कार्य करने की बात आती है सभापति महोदय, तो मुझे ध्यान आया कि संविधान को देखा जाए, संविधान की मूल प्रति पर भी थोड़ी दृष्टि डाली जाए। जब संविधान के मूल प्रति के उस हिस्से को देखा जिसमें मूल कर्तव्यों मूल अधिकारों की बात है, तो संविधान सिर्फ एक किताब से लिखी हुई, एक अक्षरों से लिखी हुई किताब नहीं है, वो एक जीवंत प्रेरणा का स्रोत है जिसके अंदर एक मूल्य होते हैं। इसीलिए जब यह संविधान बना तो यह विचार किया गया केवल लिखे हुए शब्दों से नहीं, इसके अंदर कुछ प्रेरणा के स्रोतों की अभिव्यक्ति भी होनी चाहिए। तो उसमें कई चित्र डाले गए और नंदलाल बोस जो कि प्रख्यात चित्रकार थे उन्होंने डाला। तो मैंने देखा कि जिस हिस्से में अगर आप देखें अधिकारों का वर्णन है उसके ऊपर चित्र किसका बना है, उसके ऊपर चित्र बना हुआ है भगवान राम का। अगर आज हम ये बात कहें, ये चित्र मैं दिखाना चाहता हूं संविधान की मूल प्रति में, आज भगवान राम का विषय अगर किसी सरकारी पुस्तक के ऊपर भी आ जाए तो मेरे विचार से बहुत बड़ा वितंडावाद खड़ा हो जाएगा। परंतु संविधान निर्माताओं के विचार में सारे अधिकार मर्यादा की सीमा के अनुसार हैं, शायद इसीलिए उन्होंने उस पृष्ठ के ऊपर भगवान राम के उस चित्र को रखा। और आपने यह भी देखा कि भगवान राम का विषय, राम जन्मभूमि का विषय भी सभी मर्यादाओं और व्यवस्थाओं को पूर्ण करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम का विषय पूरी मर्यादा के साथ अपने मुकाम तक पहुंचा। परंतु एक बात मेरे मन में आई इसे देखकर कि इस मुकदमे में एक पैरोकार स्वयं श्री रामलला विराजमान थे और श्री रामलला विराजमान 70 साल तक कोर्ट में रहे और उनसे मांगे गए कागज दिखाओ भाई जन्मभूमि के, पूरे कागज दिखाइए, 500 साल पुराने भी सबूत के आधार पर ही होगा। और सभापति महोदय कागज सिर्फ हिंदी और संस्कृत में नहीं, अंग्रेजी में नहीं, फारसी में भी दिखाने पड़े जो फारसी के कागज थे।
और यह प्रमाण है। हमारे विरोधी पक्ष में तो कपिल सिब्बल जी उस विषय में रहे, उन्होंने वो फारसी के कागज देखे होंगे, कहावत है ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, उन्होंने दिखाया। और जो लोग काफी ऊंचे ऊंचे हाथ उठाकर कहते थे कागज और सबूत के आधार पे ही रामलला जहां विराजमान है वह तय होगा, किसी यकीन पे नहीं तय होगा, वो आज कहते हैं हम जहां विराजमान है वहां मान लो, कागज दिखाने की जरूरत नहीं। इसे देखकर तो मुझे सभापति जी ऐसा लगता है कि शायद रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा कि रामलला तो कागज देंगे बाकी कोई ना दिखाएगा। अब मैं इसके आगे यह कहना चाहता हूं कि आज मैंने वो तो बहुत लंबे समय तक हो चुका। अब मैं ये कहना चाहता हूं, अभी जिस बात का उल्लेख भूपेंद्र जी ने किया 2003 की समिति का, उसका उन्होंने उल्लेख कर दिया कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के लिए 2003 में जो कमेटी बनी थी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, जिसकी अध्यक्षता प्रणब मुखर्जी जी कर रहे थे, उन्होंने सदस्यों के नाम भी बता दिए। उसमें सिर्फ 2 पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा। उसमें एक सदस्य श्री जनेश्वर मिश्र भी थे, जिन्हें छोटे लोहिया कहा जाता था। मेरे विचार से आज कोई भी समाजवादी यह दावा नहीं कर सकता कि वो श्री जनेश्वर मिश्र जी से बेहतर संवैधानिक, सामाजिक या राजनीतिक समझ रखता हूं। और उस कमेटी के रिपोर्ट के बिंदु क्रमांक 9 में एक महत्वपूर्ण बात लिखी थी। उसमें लिखा था बांग्लादेश की माइनॉरिटीज को रिफ्यूजी कैटेगरी में देना है सिटीजनशिप, और आगे लिखा था मेजॉरिटी को रिफ्यूजी कैटेगरी में नहीं देना है। अब आप ये बताइए, वो 2012 का असम कांग्रेस का अधिवेशन देख लें, 2012 का तरुण गोगोई जी का वक्तव्य देख लें, 2003 का मनमोहन सिंह जी का सदन में दिया वक्तव्य देख लें, या 2013 का कोझिकोड का कम्युनिस्ट पार्टी का अधिवेशन देख लें, वो सब तो ठीक है। जब संसदीय समिति में उन सारे महत्वपूर्ण लोगों ने लिखा कि इसको देना है, इसको नहीं देना है, तो उसके बाद तो मैं निशब्द हो जाता हूं सभापति महोदय। जो समझ में नहीं आता है, लिखे हुए शब्द को देखूं या बोले हुए शब्द को देखूं, और जब लिखे हुए शब्द और बोले हुए शब्द में इतना अंतर आता है तो मुझे वही याद आता है कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान। अब मैं अगर वो इंड करते हैं अब मैं अपने वक्तव्य पूरा कर लूं, उसके बाद आप जो उचित समझे सभापति जी। अब मैं चर्चा होती है नियमों पर आधारित होती है। कई सदस्यों का यहाँ पे नाम जरूर लिया गया जो कि यहाँ पे नहीं है, चाहे पूर्व राष्ट्रपति का लिया गया, इसमें कोई आपत्ति की मैं बात नहीं कह रहा हूँ। हमारे वर्तमान सदस्यों का भी नाम लिया गया, वो सदन में जब दूसरे पक्ष बोलेगा उस बात को स्पष्ट करेंगे। सदन में ये भी कहा गया जो नहीं कहना चाहिए, विपक्षी दल के लिए कोई आप अपनी बात रखें कि जिस तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में पार्टी थी जिसका जिक्र किया जा रहा है, वो बात गलत है। मैं इसको रिकॉर्ड को ठीक करना चाहता हूं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्टैंड बड़ा क्लियर रहा था कि जो सर्वोच्च न्यायालय कहेगा उसको हम स्वीकार करेंगे। आखिरी बात, ये सदस्य रहे माननीय प्रदीप भट्टाचार्य जी, जिसका आपने समिति का जिक्र किया है, इनका अधिकार भी बनता है, कृपा करके इन्हें अवसर दें, मेरा आपसे भी आग्रह है, ताकि अगर कोई आपको भी अगर कोई स्पष्टीकरण है, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आनंद जी आप ये करें, ये भी परम मान्य आनंद जी। हाँ ठीक, हाँ मैं आ रहा। हाँ आप एक मिनट में कह रहा हूं, मेरे तथ्यों में कोई ऐसा नहीं था कि कांग्रेस पार्टी, लेकिन जो मैं अगर कोई कांग्रेस पार्टी है तो मैं रिकॉर्ड को करेक्ट करता हूं, लेकिन जिन्होंने आर्ग्यूमेंट किया वो कांग्रेस के नेता थे, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। या शाहीन बाग में दिग्विजय सिंह जी गए, वो कांग्रेस के नेता थे, मैंने प्रतिनिधित्व के लिए गया, और वो एक फैक्चुअल बात है जो सबके सामने। ठीक, धन्यवाद। सुधांशु जी आप मैं एक चीज जरूर कहूंगा, भूपेंद्र यादव जी बड़े वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वकील हैं, इस सदन में कई लोग हैं,
हमने भी वकालत करी और पढ़ी है, आप भी हैं माननीय उपसभापति महोदय, और जिनका जिक्र किया वो भी देश के बड़े वकीलों में से है। तो वकील किसका मुकदमा की पैरवी करे, वो वकील का एक अपना अधिकार है। माननीय जिस दल से आप हैं, अगर मैं कहूं आपके दल के जिसका किसी का आपने नाम भी लिया, उन्होंने इंदिरा गांधी के हत्यारों की भी वकालत की थी, तो वकील की बात को आपके दल से जोड़ा जाए ये उचित नहीं होगा। माननीय आनंद जी, माननीय आनंद जी, मैं वकील नहीं हूं पर वकीलों की बात सुनता हूं बड़े ध्यान से। प्रदीप जी, चूंकि आपने कोई भी वकील अपने तथ्यों की आर्ग्यूमेंट कर सकता है, पर यह नहीं कर सकता है कि आप ये मैटर इसलिए एडजॉर्न कर दो कि बीजेपी जीत जाएगी। तो वो तो पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट हुई। आपने फैक्ट्स में कब आर्ग्यूमेंट करी? आपने तो पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट करी, तो इसको पॉलिटिकल ही कहा जाएगा। प्लीज अब माननीय प्रदीप जी को प्लीज आपकी बात पर कमेटी में चुकी थी। माननीय प्रदीप जी बोलते हैं, प्लीज। Member, without knowing the fact, he is coming out with a statement that all the members of the committee supported the citizenship amendment bill. This amendments are being supported by all the members of the committee. That is not correct, because I have given the amendments and so many members gave the amendment and dissent note. We have given the dissent note, but the dissent note did not. Let me explain it. Let me explain it. That is written. I have given it in writing. You check up the record. You will find out all these things. Why you are saying that all the MPs agreed with this thing? You are misleading this house. How you can do this thing? I personally did it. धन्यवाद माननीय प्रदीप जी, धन्यवाद। सभापति महोदय, आपने कह दिया। सभापति महोदय, आपने जो कहा आप रिकॉर्ड में देख ले, मैंने कहीं ये शब्द नहीं बोला कि सभी सदस्य सहमत थे। और यदि वो डिसेंट है, वो उनका अधिकार है। डिसेंट तो तत्कालीन चेयरमैन को होगा, और चेयरमैन तो प्रणब मुखर्जी साहब थे। अब अगले विषय पे आते हैं। देखिए, आजकल दो विषय और उठाए जाते हैं जब सीए का विषय आता है, कि एक तो संविधान की भावना के अनुरूप नहीं है, दूसरा भारतीय संस्कृति की भावना के अनुरूप नहीं है। मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि हमारी संस्कृति तो वो रही है कि हमने शरण में आए हुए व्यक्ति की रक्षा के लिए ऐसे ऐसे उदाहरण दिए हैं जो विश्व में आपको कहीं नहीं मिलेंगे। भारतीय पुराणों में और बौद्ध जातक कथाओं में राजा शिबी का उल्लेख आता है कि एक कबूतर जिसको बाज पकड़े ले रहा था, वो उनकी शरण में आ जाता है और कहता मेरे प्राणों की रक्षा करिए। तो राजा शिबी कहते हैं ठीक है, मैं रक्षा करूंगा। वो बाज को कहते हैं अब ये मेरे शरणागत हो गया, अब ये तुम्हें नहीं मिलेगा। तो बाज कहता मैं भी तो आपकी प्रजा हूं, ये मेरा भोजन है, आप मुझे अपने भोजन से वंचित कैसे कर सकते हैं? तो राजा शिबी कहते हैं हाँ ये भी ठीक है, तो अब मैं इसको शरणागत को नहीं छोड़ूंगा, परंतु यदि तुम्हें भोजन चाहिए तो अपने शरीर से उतना ही मांस निकालने को तैयार हो। और चूंकि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे थे, ऐसा मान्यता है पुराणों में और जातक कथाओं में, कि वो बढ़ता चला गया उसका वेट, और आखिर में राजा शिवी पूरे पलड़े में बैठ गए, और तब भगवान ने प्रकट होकर कहा तुमने शरणागत की रक्षा का पूरा दायित्व निभाया, हम तुम्हारा सम्मान करते हैं। इसीलिए शायद अटल जी ने यह पंक्ति लिखी थी कि मैंने छाती का रक्त पिला पाले विदेश के क्षुधित लाल, मुझको मानव में भेद नहीं, मेरा अंतस्तल उर विशाल, शरणागत की रक्षा की है मैंने जीवन भी देकर, विश्वास नहीं यदि आता तो यह साक्षी है इतिहास अमर। अब कहा जाएगा साहब आप शरणागत को दे रहे हैं तो सबको क्यों नहीं दे रहे? तो भारतीय संस्कृति में यदि राजा शिवी के कबूतर की कथा है तो तक्षक नाग की भी कथा है। राजा परीक्षित को श्राप मिला था तो यह था कि कोई सांप आकर उनको मारेगा, उन्होंने पूरी व्यवस्था कर ली थी, और उसके बाद वो फलों के बीच में घुसकर एक छोटा सा सर्प तक्षक अंदर पहुंचने में सफल हो गया, और उसने राजा परीक्षित को डस लिया और उनकी मृत्यु हो गई। अब इस बात से सबक लेकर उनके पुत्र राजा जन्मेजय ने एक ऐसा यज्ञ किया था जिसमें सारे के सारे नाग आकर भस्म होने लगे थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं दूध भी पिलाते हैं परंपरा हमारी मित्र, किंतु नाग यज्ञ का विधान नहीं भूले। तो हम घुसपैठिए और शरणागत दोनों का नीड़ छीर विवेक की क्षमता हमें भारतीय संस्कृति परंपरा भी देती है। अब आधुनिक समय में आए तो कहा जाता है कि साहब आप बराबरी का व्यवहार नहीं कर रहे हैं, आप गंगा जमुनी तहजीब के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं।
तो मैं पूछना चाहता हूं गंगा जमुनी तहजीब कहां से शुरू हुआ ये वर्ड? सबसे पहले ये शब्द प्रयोग होता है जब मुगल शहजादे दारा शिकोह ने अपनी किताब लिखी मंजुमल बहरीन, जिसका मतलब होता दो समुद्रों का विलय। अब आप बताइए, दो समुद्रों का मिलन जिसे कहता है वो आदर्श नहीं, बाकी दूसरे लोग आदर्श। अरे इस देश की गंगा जमुनी तहजीब तो ये थी, इस देश की गंगा जमुनी तहजीब तो ये थी कि बुल्ले शाह ने ये बोला था, जो आज किसी को सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, कि आज होली खेलूंगी मैं कहे बिस्मिल्लाह। ये बुल्ले शाह ने बोला आज होली खेलूंगी मैं कहे बिस्मिल्लाह। और उन्होंने कहा, आगे की लाइन अरबिक वर्ड है, अलस्तु बि रबिकम प्रीतम बोले, सब सखियों ने घूंघट खोले, नाम नबी की रतन चढ़ी और बूंद पड़ी अल्लाह अल्लाह, आज खेलूंगी मैं होली कह बिस्मिल्लाह। मगर इसको आपने माना क्या? अब मैं उदाहरण देता हूं, चित्रकूट के घाट की घटना थी कि अब्दुल रहीम खान खाना और तुलसीदास जी दोनों अच्छे मित्र थे, दोनों साथ में थे। तो अब्दुल रहीम खान खाना वो मिट्टी उठाकर अपने सर पे लगा रहे थे, तो तुलसी ने उनसे छंद में पूछा कि आप ये मिट्टी क्यों सर पे लगा रहे हैं? वो गंगा जमुनी तहजीब को अगर आप कहना चाहते हैं तो उन्होंने ये कहा कि धूरी धरत निज शीस पर। अरे धूल क्यों सर पे लगा रहे हैं? कह रहीम के ही काज, क्यों कर रहे हैं ये? तो रहीम ने क्या जवाब दिया? जेही रज मुनि पत्नी तरी सोई ढूंढत महाराज। वह रज जो भगवान राम के चरणों की वह रज ढूंढ रहा हूं, जिससे मुनि की पत्नी तर गई थी, मेरा भी उद्धार हो जाए। मगर कोई समस्या नहीं थी। आज बुल्ले शाह होते फतवा जारी हो जाता, मेरा पक्का मानना है, और बहुत सारे लोग उनके समर्थन में खड़े हो जाते। ये देश की धर्मनिरपेक्षता के ऊपर हमला है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और ये जो गंगा जमुनी तहजीब थी, इसमें कोई समस्या आजादी के बाद तक भी नहीं थी। ये सारी समस्या 1976 के बाद आई, जब सेकुलर शब्द का प्रयोग अपने राजनीतिक हित में करने की शुरुआत हुई। अगर मैं आपसे कहना चाहूं, आप सबने वो सुना होगा, मन तरपत हरि दर्शन को आज, ये किसने गाया? मोहम्मद रफी ने। लिखा किसने? शकील बदायूनी ने। संगीत किसने दिया? नौशाद ने। तो गंगा जमुनी तहजीब ये थी। एक सेशन हो जाए, वन डे फुल डे, जो आप अपना धर्म के कर सकते हैं। नहीं, मैं सिर्फ यह बताना चाह रहा हूं कि गंगा जमुनी तहजीब ये थी, संयोग तो ये था, मगर इनकी नजर किधर जाती है? जितने मैंने नाम गिनाए, इनके लोगों की कभी जयंती मनाते हुए वो लोग नजर आए जो आज प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं? वो लोग आज नजर नहीं आते। वो तो आज कहते हैं हमने 800 साल इस देश पे हुकूमत की। अभी कुछ दिन पहले बयान दिया, और फिर कहते हैं कि साहब हम तो मजलूम हैं, हमें अधिकार मिलना चाहिए। ऐसी विचित्र स्थिति आज के देश में आकर खड़ी करने का प्रयास किया जा रहा है जो सत्य से बिल्कुल परे। आपने कभी नहीं सुना होगा पूरी दुनिया में कि कोई यह भी कहे कि हमने इस देश पे शताब्दियों तक हुकूमत की है और फिर यह कहे हमें स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। मैं पूरी ईमानदारी से एक बात कहना चाहता हूं, जब ये देश आजाद हुआ 1947 में, तो 567 रियासतें थी। यह बताइए, आज हम माइनॉरिटी की बात करते हैं, देश की सबसे अधिक पढ़ी लिखी कम्युनिटी कौन है? पारसी, 0.1% की माइनॉरिटी है। सबसे प्रॉस्परस कम्युनिटी कौन है? जैन, 1% की माइनॉरिटी है। सबसे एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी कौन है? सिख, 1.8% की माइनॉरिटी है। अगर इन सबको प्रॉस्पेरिटी, एजुकेशन, आगे बढ़ने के सारे अवसर मिल रहे हैं, तो माइनॉरिटी में जो प्रचंड मेजॉरिटी है उसके साथ कैसे समस्या ही विचार करने का विषय है। और जब देश आजाद हुआ, बताइए, कोई बौद्ध रियासत थी? नहीं। कोई क्रिश्चियन रियासत थी? नहीं। कोई पारसी रियासत थी? नहीं। एक महाराजा पटियाला को छोड़ दे तो सिख रियासतें भी नहीं थी, मगर लाइन लगा के मुस्लिम रियासतें थी। नवाब पटौदी, नवाब रामपुर, नवाब भोपाल, नवाब लखनऊ, हैदराबाद निजाम, जूनागढ़ के नवाब। फिर ऐसे हालात क्यों हो गए कि आज बाकी सब पढ़ाई लिखाई में आगे और बाकी सारी चीजों में आगे, और एक ही वर्ग पीछे होता चला गया? मुझे लगता है इसमें दोष इसका भी है कि जो सियासत की गई ना, अदावत की और मोहब्बत की। किसी ने दिखाने की कोशिश की कि हमें तुमसे बड़ी मोहब्बत है, तो किसी ने दिखाने की कोशिश की कि फला को तुमसे बड़ी अदावत है, और उस सियासत ने कहां यह पहुंचाया? सभापति जी, किसी को किसी की मोहब्बत ने मारा,
किसी को किसी की अदावत ने मारा, पर इस शराफत अली को सेकुलर सियासत ने मारा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, आज के इस यथार्थ को देखिए, पूरे देश में जो सामने दिखाई पड़ रहा है, ज्यादा खतरनाक बात जानते हैं क्या हो रही है? मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि ज्यादा खतरनाक बात यह हो रही है कि अब यह बहुत उग्र स्वरूप में आगे बढ़ने का एक प्रयोग किया जा रहा है। और उसका उदाहरण मैं यह कहना चाहूंगा, जब सीए का विरोध हुआ तो विषय क्या था कि असम की संस्कृति की रक्षा करनी है या असम के लोगों के हितों की रक्षा करनी है। मगर सबसे पहले आंदोलन कहां शुरू हुआ? जामिया में, उसके बाद अलीगढ़ में, उसके बाद नदवा में, उसके बाद हमारे एक दूसरे सदन के सांसद है जो हैदराबाद के सबसे बड़े झंडा बरदार अलंबरदार बन गए। और सबसे पहले रेजोल्यूशन कहां पास हुआ? केरल की असेंबली में। अब बहुत ही सहजता से समझा जा सकता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ये। और सुनिए, फिर उसके उपरांत क्या हुआ सभापति महोदय? ये सारे विषय गौण हो गए, पता नहीं कौन कौन से विषय आने लगे उसके अंदर। कश्मीर से लेके धारा 370 से लेके देश को अलग करने से लेके आसाम को परमानेंट अलग करने तक। तो ये देखकर यह मन में संदेह उत्पन्न होता है कि यह सारा का सारा जो घटनाक्रम है, हम सभी लोग बहुत जिम्मेदार लोग हैं, हमें यह समझना चाहिए कि ये सारी की सारी चीजें जो हो रही हैं, क्या हमारी गंगा जमुनी तहजीब के हिसाब से हैं, क्या हमारे संविधान के हिसाब से हैं, या जो संविधान में कमेटियों में लिखा उसके हिसाब से हैं, या फिर ये कोई एक खतरनाक प्रयोग है, हम जाने में अनजाने में उसके शिकार होते चले जा रहे हैं और देश और समाज को भी उसकी गिरफ्त में लाते चले जा रहे हैं। और जब कोई इस प्रकार का कार्य होता है तो मैं सिर्फ एक उदाहरण और फैक्ट कोट करना चाहूंगा। एक बहुत बड़े पत्रकार हैं मार्क टेली, जो 26 वर्ष भारत में रहे, बीबीसी के उन्होंने संवाददाता रहे। उन्होंने, पुरानी बात नहीं है सभापति महोदय, 22 सितंबर 2019 को आर्टिकल लिखा है। उस आर्टिकल में क्या लिखा है कि मुस्लिम्स इन इंडिया आर द लकीएस्ट। भारत में रहने वाले मुस्लिम समाज के लोग सर्वाधिक भाग्यशाली। उन्होंने उसका एक उदाहरण दिया कि मैं 26 साल दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में रहा, मेरे यहां से थोड़ी दूरी पर हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह थी और थोड़ी दूरी पर तबलीगी जमात का ऑफिस था। उन्होंने कहा दुनिया का कोई दूसरा देश होता तो 26-27 साल में कोई एक दूसरे को समाप्त जरूर कर देता, परंतु भारत के मुस्लिम इसलिए भाग्यशाली हैं कि वो अपने मजहब के अंदर भी जिस तरीके से चाहे उस तरीके से इबादत कर सकते हैं। ये कहने वाला कोई संघी भाजपाई नहीं है, ये कहने वाला एक वह पत्रकार है जिसने पूरी जिंदगी भारत में गुजारी है और 2019 में उसने कहा है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी हो रहा है, इस पे किसी भी प्रकार का खतरनाक खेल सभी के लिए नुकसानदेह हो सकता है। यह नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ हमारा हित साधन होगा और दूसरे को क्षति होगी। अगर, और वो भी विशेषकर जब बगैर किसी आधार के यह बात हो रही हो। मैं फिर एक पंक्ति कोट करना चाहूंगा, बड़े प्रसिद्ध शायर है राहत इंदौरी उनकी, और बड़ी फेमस कविता, आप लोगों को बहुत ध्यान होगी कि अगर है खिलाफ तो खिलाफ होने दो, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, आगे है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। यह विचार बिल्कुल ध्यान रखिए कि हम सिर्फ अपना हित साधन करते हुए आगे निकल जाएंगे, ऐसा नहीं। और अंत में मैं ये कहना चाहूंगा, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के पहले ये अगर आपको समझ में आ जाता तो दुनिया कुछ और होती साहब। अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं, वो आपके लिए कहा। नहीं, सुनिए, वो अगर आप कहना चाहते हैं ना, आप तो को एड्रेस करें। मैं एक अंत में सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण के प्रथम बिंदु पे यदि हम जाएं, मैं वहां से समाप्त करना चाहूंगा। प्रथम बिंदु पे जाएं तो उन्होंने क्या कहा? 21वीं सदी के तीसरे दशक की शुरुआत हो रही है। अब मैं कहना चाहूंगा, जब 21वीं सदी और तीसरा दशक आए तो हमें थोड़ा सा, हम अगर गौर करें तो जब 20वीं सदी का पहला सूरज उगा था सन 1901, उस समय इस देश में किसकी सरकार थी? अंग्रेजों की। 20वीं दशक के मध्य में यानी 1951 में
जब इस देश में पहला सूरज उगा तो इस देश में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। और 2001 में जब 21वीं सदी के पहले सूरज की पहली किरण इस धरती पे पड़ी तो इस देश में किसकी सरकार थी? अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में भाजपा की। और दूसरे दशक में मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत की। तीसरा दशक शुरू हुआ तो दोबारा और अधिक बहुमत की। इसका मतलब नियति का संकेत है कि 20वीं सदी अंग्रेज की थी, 19वीं सदी अंग्रेज की थी, 20वीं सदी कांग्रेस की थी और 21वीं सदी भारतीय जनता पार्टी की है। इसलिए आप सब लोग इन विचारों को समझिए, साथ में आइए और जो देश में प्रदर्शन चल रहा है, जो ये विचार चल रहा है, ये पूरी तरीके से तथ्यों पे आधारित नहीं है और जिस प्रकार से आग लगाने का जो प्रयास हो रहा है उसे रोकने का प्रयास करिए। सत्य को ढकने का प्रयास मत करिए। जैसे सूरज को परछाई से ढका नहीं जा सकता, उसी ढंग से सत्य को ढका नहीं जा सकता। आप इस यथार्थ को समझिए, मिलकर साथ चलिए तो देश के लिए भी सत्य होगा। यह पंक्ति कह के समाप्त कहूंगा, अटल जी ने कहा था ना, भरी दोपहरी में अंधियारा सूरज परछाई से हारा। इसलिए अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ मिलकर दिया जलाएं। तो देश के इस दिशा में मिलकर कार्य करें, यही कहकर मैं अपना निवेदन समाप्त करता हूं। धन्यवाद।